हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आ रहे पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो कथन है कि पौधे और जो पशु होते हैं वो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो ये जो कथन दिया गया था ये किनके द्वारा कहा गया था? ए. लीवेनहॉक के द्वारा कहा गया था, बी. रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कहा गया था, सी. स्लेडेन और स्वान के द्वारा कहा गया था, या डी. पुरकेंजे के द्वारा कहा गया था। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिया गया है, तो इससे आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा कि आपका जो विज्ञान सब्जेक्ट है वो कितना प्रिपेयर हो चुका है। तो स्टूडेंट, अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं और आप भी इसका आंसर नोट डाउन कर लें कॉपी में। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन है, स्लीडेन और स्वान। तो पौधे तथा पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये जो कथन दिया गया था, ये कथन बोला गया था या कहा गया था, ये स्लीडेन और स्वान के द्वारा कहा गया था। स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखें। कोशिका इनके द्वारा स्टूडेंट स्लीडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था ये हुआ था आपका 1839 के आसपास, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था वो स्लीडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था और ये 1839 के आसपास दिया गया था। और एक और चीज़ ध्यान रखें कि कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका के अध्ययन को स्टूडेंट साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटोलॉजी बोला जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आप वहाँ पर स्लीडेन और स्वान को टिक कर सकते हैं। और कोशिका के अध्ययन की, मतलब कोशिका के अध्ययन की विज्ञान की वो शाखा क्या है जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, कि सेकंड क्वेश्चन है कि नासा मूट तथा कानापाली पर पाए जाने वाला एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो इन स्थानों पर पाए जाने वाला जो संयोजी ऊतक होता है उसका नाम हमें आंसर के तौर पर हमें सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है कंडरा, बी ऑप्शन है अस्थि रज्जु, सी है उपास्थि और डी है अस्थि। तो सही आंसर क्या है उसका आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन उपास्थि। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि नासामूट और कानापाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का जो नाम है वो है स्टूडेंट्स उपास्थि। इसको कार्टिलेज भी बोला जाता है स्टूडेंट। जो उपास्थि होता है, उपास्थि ये शरीर के कई हिस्सों में पाई जाने वाली संयोजी ऊतक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है उपास्थि। और यह जोड़ों की हड्डियों के बीच पाई जाती है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो ए ऑप्शन है, हल्के कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि घने कण किनारों पर रहते हैं। बी, घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं। सी, जब घने यौगिक शीर्ष पर रहते हैं तब आमिश्रणीय द्रव परतों में पृथक हो जाते हैं। और डी ऑप्शन है यहाँ पर, जब हल्के यौगिक शीर्ष पर रहते हैं तब आमिश्रणीय द्रव परतों में पृथक हो जाते हैं। तो आंसर सही सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, कि घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पृथक्करण की जो तकनीक है जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है, तो
जो उपयुक्त सिद्धांत है वो सिद्धांत यही है कि घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, जबकि जो हल्के कण होते हैं वो किनारों पर रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वोल्टेज की इकाई निम्न है। अब वोल्टेज की इकाई देखनी है, इन चारों ऑप्शन में से वोल्टेज की इकाई क्या है स्टूडेंट? तो ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी जूल, डी वॉट। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी वोल्ट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज मापने की जो इकाई है स्टूडेंट्स, वोल्टेज की इकाई कह सकते हैं या वोल्टेज मापने की इकाई है वो स्टूडेंट्स होती है वोल्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और यहाँ पर जो एम्पियर है, यहाँ पर एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, जूल जो है, जो जूल की बात की जा रही है, जूल जो है वो कार्य की इकाई है। जूल जो होती है वो कार्य की इकाई होती है। और जो वाट है, यहाँ पर जो वाट दिया गया है, ये स्टूडेंट ये शक्ति का मात्रक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चारों जो ऑप्शन थे उनको मैंने आपको बता दिया है कि ये किस किस की इकाई होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो वोल्टेज की इकाई होती है वो होती है स्टूडेंट्स वोल्ट। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इन चार ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन है दर्पण के पीछे वास्तविक तथा वस्तु के आकार के समान, बी दर्पण की पृष्ठ पर वास्तविक एवं परिवर्धित, सी दर्पण के पीछे आभासी तथा परिवर्धित, और डी दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। तो सही आंसर आपको नोट डाउन करना है। इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी इसका सही आंसर है कि समतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी रहता है और वस्तु के आकार के समान होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है दर्पण के सम्मुख स्टूडेंट्स, माना कि ये कोई दर्पण है, तो दर्पण के सम्मुख जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी रहती है तो उतनी ही दूरी पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर, और वस्तु के आकार का ही जितनी साइज़ की वस्तु होगी उतनी ही साइज़ का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि समतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो जो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी तथा वस्तु के आकार के समान बनता है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि धात्विक ऑक्साइड बदलते हैं। अब धात्विक ऑक्साइड हमें देखना है कि वो नीली लिटमस या लाल लिटमस के प्रति उनकी जो क्रिया होती है वो क्रिया करके उसे किस रंग में बदल देते हैं। तो हमें वो देखना है, क्या वो उसे रंग में बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं, या बदलते हैं तो किस रंग में बदल देते हैं। तो हमें उनको देखना है कि धात्विक ऑक्साइड बदलते हैं तो क्या बदलते हैं, वही हमें देखना है कि ए नीले लिटमस को रंगहीन में बदलते हैं, बी लाल लिटमस को रंगहीन में बदलते हैं, या सी नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, या लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। ये डी ऑप्शन है हमारा। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान में रखें कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय, और इसलिए ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जबकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। उनकी प्रकृति अम्लीय होते हैं और वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं धात्विक ऑक्साइड की। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है। तो जो जेली जैसा जो पदार्थ होता है कोशिका के भीतर, वो भीतर का जो भाग है वो बनाता है, क्या बनाता है स्टूडेंट्स? ए जल,
बी जीव द्रव्य, सी कोशिका द्रव्य और डी है नाभिक। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी जीव द्रव्य। तो जेली जैसा जो पदार्थ होता है जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वो स्टूडेंट्स होता है आपका जीव द्रव्य होता है, जिसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार भी बोला जाता है। जो जीव द्रव्य होता है स्टूडेंट्स, इसको कोशिका का भौतिक आधार भी बोला जाता है। भौतिक आधार, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार भी बोला जाता है। जीव द्रव्य की जो खोज थी वो पुरकिंजे ने स्टूडेंट्स, पुरकिंजे ने 1839 में की थी। ठीक है, जीव द्रव्य की जो खोज की थी वो पुरकिंजे के द्वारा की गई थी और 1839 के आसपास की गई थी। ठीक है ना। ये जो द्रव होता है ये एक तरल गाढ़ा, ये जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है जेल जैसा, ये तरल होता है, तरल गाढ़ा, रंगहीन और पारभासी होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये जो द्रव होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जेली जैसा जो पदार्थ है जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है उसको स्टूडेंट जीव द्रव्य कहा जाता है, और जीव द्रव्य की खोज का जो श्रेय जाता है वो पुरकिंजे को जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषताएं क्या हैं? उस कण की विशेषताएं क्या हैं, हमें वो विशेषता देखनी है। तो ए ऑप्शन है, इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक आवेश है। बी, इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है। सी, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है। डी, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो ध्यान होना चाहिए कि जो जेम्स चैडविक थे इन्होंने किस उपपरमाणविक कण का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इनके द्वारा जो उपपरमाणविक कण का आविष्कार किया गया था वो था स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। अगर ये आपको याद है तो आप इसका आंसर जरूर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो आप सभी जानते हैं कि जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, और ये की गई थी 1932 के आसपास। 1932 के आसपास इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जो जेम्स चैडविक थे वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कि इसमें सार्थक द्रव्यमान होता है लेकिन कोई आवेश नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। मतलब जो वसा या जो तेल से युक्त जो भोजन होते हैं उनमें बदबूदार गंध विकसित ना हो पाए तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसमें कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। ए, मीठा करने वाला। बी, रंजक। सी, आस्वादक। और डी है प्रतिऑक्सीकारक। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, प्रतिऑक्सीकारक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें स्टूडेंट्स उसमें प्रतिऑक्सीकारक को मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ कहलाती हैं। तो वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? यहाँ 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हमें सेलेक्ट करना है कि वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ क्या हैं, उसको क्या कहा जाता है। ए, तंत्रिका कोशिकाएँ कहा जाता है। बी, मूत्र मार्ग कहा जाता है। सी, मूत्र वाहिनी कहा जाता है। या डी, वृक्काणु कहा जाता है। वृक्काणु को स्टूडेंट्स नेफ्रॉन भी बोला जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, वृक्काणु, जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, वृक्काणु को नेफ्रॉन भी बोला जाता है।
तो स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन होता है ये वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो नेफ्रॉन होता है वो किसी भी वृक्क की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, या वृक्क की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उसको बोला जाएगा स्टूडेंट नेफ्रॉन या वृक्काणु बोला जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। अब खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ कोई उपकरण होता है जिसका उपयोग किया जाता है बीज बोने में, तो उस उपकरण का हमें नाम देखना है इन 4 ऑप्शन में से कि वो नाम क्या है जिसका उपयोग किया जाता है। ए गुट बोला जाता है, बी खेतिहर बोला जाता है, सी कुदाल बोला जाता है, या डी बीज बपित्र कहा जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है डी बीज बपित्र। तो ध्यान रखें कि खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम है स्टूडेंट्स बीज बपित्र, या यूँ कह सकते हैं कि जो सीड ड्रिल होता है, ये जो सीड ड्रिल होता है जो समान दूरी और उचित गहराई पर बीज को बोता है, जो सीड ड्रिल होता है, बीज ड्रिल जिसे कह सकते हैं अपन सीड ड्रिल या बीज ड्रिल भी कह सकते हैं हम इसको, बीज ड्रिल भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये समान दूरी और उचित गहराई पर बीज को बोता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि जो बीज है वो मिट्टी से ढके हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उस उपकरण को स्टूडेंट्स बीज बपित्र कहा जाता है। ठीक है ना, या यूँ कह सकते हैं हम बीज ड्रिल भी कह सकते हैं या सीड ड्रिल भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। तो 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी एक ऊतक, डी एक अंग। तो हमें यहाँ पर देखना है कि एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। तो किस से बना होता है उसका आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट सी एक ऊतक कहलाता है, उसको ऊतक बोला जाता है, एक ऊतक कहलाता है या एक ऊतक से बना होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक समुच्चय होता है जो एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि उच्च गति वायु के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। ए साधारण ताप, बी उच्च दाब, सी निम्न ताप और डी निम्न दाब। तो स्टूडेंट सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो उच्च गति वायु के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर अब हम देखते हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी निम्न दाब। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में हवा की कमी को पूर्ण करने के लिए जो हवाएं हैं वो तेज़ी से गमन करती हैं, जो चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।